आपने अभी कौन सा अंडरवियर पहना है? अरे डरिए मत, मैं आपसे फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किस कंपनी की पहनते हो आप इन जनरल? वैसे इंडिया में बहुत सारी कंपनीज है अंडरवियर की, लेकिन मोस्टली 5-6 कंपनीज है जिनका मार्केट शेयर बहुत अच्छा है, जैसे रूपा, वीआईपी, लक्स, अमूल कंफी, माचो, जॉकी। लेकिन ऐसा क्यों है कि पेज इंडस्ट्री जो पेरेंट कंपनी है जॉकी एंड स्पीडो की, उनका एक शेयर का प्राइस है अभी 52,850 रुपए, वही रूपा का शेयर प्राइस है 308 रुपए एंड लक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड का है 1689 रुपीज। ऐसा इसीलिए है क्योंकि पेज इंडस्ट्री का ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लास्ट 10 ईयर्स में 60% रहा है और बाकी का लेस देन 20%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है जो ये मेजर करता है कि एक कंपनी ने कैसे अपने कैपिटल को यूज किया है प्रॉफिट कमाने के लिए। बहुत कुछ है इस वीडियो में सीखने के लिए। आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि कैसे आउटस्टैंडिंग कंपनीज ढूंढ सकते हैं जिनके पास हाई प्राइसिंग पावर हो सालों से और जिन्होंने बहुत अमेजिंग रिटर्न्स दिया है ROCE में, और जो अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करते हैं अपने आप को बेहतर करने के लिए। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बुक पिलो यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हर हफ्ते आपको मिलते हैं हाई क्वालिटी बुक समरीज जो पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टिंग के ऊपर बेस्ड होते हैं। मेरा गोल इस चैनल से यही है कि मैं इंडिया में फाइनेंशियल अवेयरनेस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं आसान भाषा में। आज मैं आपके लिए समराइज करूंगा डायमंड्स इन द डस्ट बुक की, जिसके ऑथर है सौरभ मुखर्जी। ये फाइनल पार्ट है इस सीरीज का। चैप्टर 4 व्हाट टू बाय, पार्ट 2 ग्रेट फ्रेंचाइजेस। वॉरेन बफेट कहते हैं कि एक अच्छा बिजनेस वही है जो अपने कैपिटल पर ज्यादा रिटर्न्स कमाए। जैसे उनका कहना है कि मेरे लिए वो कंपनीज बेस्ट है जो मेरे 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट पे मुझे 20% कमा के दे साल में, और दूसरे साल में 12 लाख रुपए पर मुझे 20% कमा कर दे, और ऐसा चलता रहना चाहिए। याद करिए जब आप छोटे थे और आपकी मम्मी आपको 100 रुपए देती थी कि जाओ गेस्ट के लिए मिठाई लेके आओ। अब आपके पास 20 रुपए बच गए हैं क्योंकि 80 रुपए का ही मिठाई था। तो अब आपके पास 2 ऑप्शन है। उस 20 रुपए के साथ आपको क्या करना है? पहला है कि आप अच्छे बच्चे की तरह पूरे 20 रुपए अपने मम्मी को दे दीजिए और मेरा राजा बेटा का टैग ले लीजिए। दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि आपको पता है कि घर पे गेस्ट आए हुए हैं तो मम्मी उनके सामने आपसे हिसाब नहीं मांगेगी, तो आप उस 20 रुपए को अपने पास रख सकते हो और अपने फ्रेंड सर्कल में अमीर महसूस कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट कंपनीज भी कुछ ऐसे ही काम करती है, लेकिन बस नंबर्स करोड़ में होते हैं। जब कंपनीज को बिजनेस को चलाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं तो उनको लोन लेना पड़ता है, जिस पर उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है या फिर अपने शेयर्स पर उनको डिविडेंड देना पड़ता है। तो बेसिकली पैसे लाने के लिए एक कॉस्ट लग रही है, जैसे लोन्स में इंटरेस्ट, शेयर्स में आपको डिविडेंड देना पड़ता है। इस कॉस्ट को कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कैपिटल एक्वायर करने के लिए आपको जो कॉस्ट देना पड़ेगा। अगर उस कंपनी को अपने बिजनेस को अच्छे से चलाना है तो ये बहुत ही बेसिक बात है कि आपको अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा प्रॉफिट कमाना होगा। जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10%, यानी आपने बैंक से लोन लिया है 10% के रेट पर, तो अब आपको मिनिमम नेट प्रॉफिट 10% से ज्यादा रखना पड़ेगा। लेट्स से आपने 15% प्रॉफिट कमाया है उस कैपिटल से, यानी आपका नेट प्रॉफिट आएगा 5% का। ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमें ये बताता है कि एक कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है। ROCE मेजर करता है कैश फ्लो जो कंपनी ने एक यूनिट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड से जनरेट किया है। अगर कंपनी ने 100 रुपए मार्केट से उठाया है और उस पर 20 रुपए कमाया है तो ROCE होगा 20%। लेकिन जिस इंडस्ट्री में ज्यादा ROCE कमाया जा सकता है उस इंडस्ट्री में कंपटीशन भी बहुत होता है, तो वही कंपनीज अपने हाई ROCE को मेंटेन कर पाएगी जिनके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज सेकंड पिलर है मार्सेलियस इन्वेस्टमेंट फिलोसफी का। पहला पिलर था क्लीन अकाउंट्स का, जो हमने पार्ट 2 में सीखा था। जैसे शुरुआत में मैंने आपसे बात की थी अंडरवेयर कंपनी की, तो पेज इंडस्ट्री ने पिछले 10 साल में 60% का ROCE दिया है, जो कि अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल अज्यूम करते हैं 12 से 15% का होगा, उससे बहुत ज्यादा है। इससे कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो है। लेकिन रूपा एंड कंपनी, डॉलर्स इंडस्ट्रीज, वीआईपी क्लोथिंग पिछले 10 साल में 23%, 17% एंड 6% का ROCE दिया है, यानी इन कंपनीज के पास कम फ्री कैश फ्लो है पेज इंडस्ट्री के कंपैरिजन में। लेकिन यहाँ आपको ध्यान देना है, जो सौरभ मुखर्जी कहते हैं कि ROCE जरूर बताता है कि कंपनी के पास एक स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जिससे वो ज्यादा प्राइस चार्ज कर सके और बाकी कॉम्पिटिटर्स के लिए एक एंट्री बैरियर भी क्रिएट हो जाती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास फ्री कैश फ्लो है और आपने सारे पैसे अपने शेयर होल्डर को दे दिया उनको खुश करने के लिए, तो ये एक राइट स्ट्रैटेजी नहीं है। पर वो कंपनीज जो हाई ROCE अचीव करती है सालों से, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है कि वो एक बहुत बड़ा पोर्शन अपने
बिजनेस ग्रोथ में इन्वेस्ट करती है कंपेयर टू वो कंपनीज जो अपने बिजनेस में कम इन्वेस्ट करती है। एक कॉमन सेंस यही है कि कंपनी को 2 से 4 साल तक हाई ROCE जनरेट नहीं करना है, बल्कि लाइफ टाइम तक हायर ROCE अचीव करना है, जिसके लिए कॉन्स्टेंट इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनीज 2 तरीके से इन्वेस्ट करती है। नंबर 1 टैंजिबल एसेट के ऊपर। टैंजिबल एसेट्स मतलब आप जिसे टच कर सके इजी लैंग्वेज में, जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मशीनरी एंड वर्किंग कैपिटल, जिससे कंपनी अपने कंपटीशन से ज्यादा एक्सपैंड कर सके। दूसरा है इनटैंजिबल एसेट्स, आसान भाषा में जिसे आप टच ना कर सके, जैसे अपने ब्रांड इमेज पर इन्वेस्ट करना, पेटेंट फाइल करना, जिससे फ्यूचर में बिजनेस ग्रोथ हो। प्रेशर कुकर इंडिया के सारे घरों में है, तो 2 सबसे बड़ी कंपनीज है हॉकिंस एंड प्रेस्टीज। दोनों के पास स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जो उनके ROCE में दिखता भी है। हॉकिंस का लास्ट 10 इयर्स में ROCE रहा है 69% एंड प्रेस्टीज का रहा है 38%। पर हॉकिंस ने फाइनेंशियल ईयर 2010 से फाइनेंशियल ईयर 2020 के बीच उनका CAGR सिर्फ 9% का रहा है, क्योंकि उन्होंने कैपिटल री इन्वेस्टमेंट सिर्फ 26% किया कंपेयर टू प्रेस्टीज जिनका 40% का CAGR रहा है उनके 80% कैपिटल री इन्वेस्टमेंट में। तो अभी तक हमने सीखा, अगर एक कंपनी को हेल्दी ग्रोथ मेंटेन करना है अपने कैश फ्लो में एंड अपने अर्निंग्स को भी बढ़ाना है, तो सबसे पहले कंपनी को अपना कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनाना पड़ेगा, जिससे हाई प्राइसिंग पावर हो और इन रिटर्न उनका हाई ROCE जनरेट कर पाए, और उसके बाद उन्हें री इन्वेस्ट करना चाहिए फ्यूचर कैश फ्लो को ग्रो करने के लिए। अब आते हैं चैप्टर 5 में, जो है व्हाट टू बाय पार्ट 3 मास्टर्स ऑफ कैपिटल एलोकेशन। इस चैप्टर में सौरभ मुखर्जी ने हमें ये बताया है कि क्यों सही तरीके से कैपिटल एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर कंपनी को लॉन्ग रन तक प्रॉफिटेबल रहना है। तो जैसे पहले एग्जांपल में आपके पास 20 रुपए बच गए थे, अब आप उन 20 रुपए से क्या करते हो वो बहुत मैटर करता है। कैपिटल एलोकेशन का सिंपल से मतलब होता है कंपनी अपने पैसों को कैसे मैनेज करती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कंपनी के मैनेजमेंट का होता है ये डिसाइड करना कि उनको अपने फ्री कैश फ्लो को कैसे यूज करना है। अगर कंपनी को दिख रहा है कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, तो उन्हें अपने फ्री कैश फ्लो से री इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस पर प्रायोरिटाइज करना है, और उसी री इन्वेस्टमेंट से कंपनी अपनी कैपेसिटी बढ़ा सके, यानी फ्यूचर में और ज्यादा ग्रोथ। और दूसरा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को और स्ट्रॉन्ग किया जाए, जिससे कंपनी को फायदा हो अपने ROCE को मेंटेन करने में। चलिए रियल केस स्टडी से हम कैपिटल एलोकेशन के बारे में अपनी नॉलेज को और बेहतर करते हैं। केस स्टडी नंबर 1, टाटा स्टील। टाटा स्टील इंडिया की ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरर्स है, लेकिन अपनी ग्रोथ को अचीव करने के लिए टाटा स्टील कंपनी ने 2004 में नैट स्टील, जो एक सिंगापुर बेस्ड स्टील मेकर थे जिनका प्लांट मलेशिया एंड वियतनाम में था, उनको खरीद लिया। फिर 1 साल बाद उन्होंने थाईलैंड बेस्ड एक स्टील कंपनी मिलेनियम स्टील को भी एक्वायर किया। फिर 2 साल बाद उन्होंने कोरस, जो एक यूरोपियन स्टील मेकर है, उसे भी एक्वायर किया 2007 में। तो 3 साल के अंदर टाटा स्टील ने अपनी कैपेसिटी को 5 मिलियन टन से, जो इंडिया में था, उसे बढ़ाकर 28 मिलियन टन कैपेसिटी कर दिया था एशिया एंड यूरोप में कंपनीज को एक्वायर करके। लेकिन क्या ये एक्विजिशन सही था? चलिए देखते हैं। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की रिपोर्ट के अनुसार 2004 में पर कैपिटा बेसिस पर इंडिया 35 किलो स्टील कंज्यूम कर रहा था, वही चाइना 217 केजीज, ब्राजील 111 केजीज एंड USA 437 केजीज एंड साउथ कोरिया 1013 केजीज। तो ये सिंपल सा डेटा हमें यही बताता है कि इंडियन मार्केट में ज्यादा पोटेंशियल है एंड ज्यादा रिक्वायरमेंट होने वाली थी स्टील की आने वाले समय में 2004 के दौरान, और ऐसा हुआ भी। इंडिया सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज स्टील मार्केट बन गया, जिनका एनुअल कंजम्पशन 10 मिलियन टन हो गया था, और सिर्फ हम चाइना से पीछे थे स्टील कंजम्पशन में। लेकिन यूरोपियन मार्केट में ग्रोथ बहुत ही कम था, जैसे जर्मनी में 0.9%, इटली में 3.4%, फ्रांस में -2.1%, यूके में -2.7%, वही इंडिया में मोर देन 7% था। तो ये हमें यही बताता है कि टाटा स्टील के लिए इंडिया में ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करना बेटर होता, ना कि यूरोप में, जहां पर स्टील मार्केट डिक्लाइन पे था। टाटा स्टील ने 58,000 करोड़ इन्वेस्ट किया था एशिया एंड यूरोप की कंपनीज को एक्वायर करने के लिए फाइनेंशियल ईयर 2005 से फाइनेंशियल ईयर 2008 के बीच, और ये पैसे इनके फ्री कैश फ्लो से नहीं आए थे, बल्कि इन्होंने लोन लिया था। 2004 में टाटा स्टील का मार्केट कैपिटलाइजेशन था 14,000 करोड़ का सिर्फ। इन एक्विजिशन का रिजल्ट फाइनेंशियल ईयर 2008 में आना शुरू हो गया, जब कंपनी की एनालिसिस किया कि इनका ROCE लगातार डिक्लाइन कर रहा है। तो यहाँ हम सभी इन्वेस्टर्स के लिए यही सीख है कि हमें थोड़ा केयरफुल होना चाहिए जब कंपनी बहुत ज्यादा लोन लेकर रिस्की इन्वेस्टमेंट्स कर रही होती है। इस केस स्टडी में हमने देखा कि
कैसे टाटा स्टील ने अपने कैपिटल एलोकेशन को ठीक से मैनेज नहीं कर पाए। चलिए अब एक ऐसा केस स्टडी देखते हैं जिसमें कंपनी ने अपने कैपिटल एलोकेशन को बहुत अच्छे से यूज किया। केस स्टडी नंबर 2, पीडीलाइट। पीडीलाइट बेसिकली आपने फेविकॉल का नाम सुना होगा, इनका ही ब्रांड है ये। पीडीलाइट 40 साल 1959 से 2000 साल तक बहुत ज्यादा फोकस किया था अपनी मार्केट डोमिनेंस क्रिएट करने के लिए व्हाइट ग्लू एडिसिव में। जैसे जब भी घर में कुछ भी टूटता है हमारे दिमाग में फेविकॉल का ही नाम आता है, लेकिन 1999 से 2005 के बीच पीडीलाइट कई सारे एक्विजिशंस किया डोमेस्टिक मार्केट में अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए, कंपनी का ब्रांड वैल्यू और अच्छा करने के लिए। जैसे उन्होंने रनीपाल फैब्रिक व्हाइटनर ब्रांड को एक्वायर किया 1999 में 4 करोड़ में। एमसील एंड डॉक्टर फिक्सिट जो सीलेंट एंड वाटरप्रूफिंग सेगमेंट में थी उनको भी एक्वायर किया 32 करोड़ में साल 2000 में, और भी कई सारे एक्विजिशंस किया। और अच्छी बात तो ये है कि इन सारे एक्विजिशंस में पीडीलाइट ने कोई भी लोन नहीं लिया था, बल्कि अपने फ्री कैश फ्लो से ही इनमें पैसे लगाए थे। रिजल्ट में ये हुआ कि मोस्ट ऑफ द एक्विजिशंस प्रॉफिटेबल हुई, जिस कारण पीडीलाइट ने अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल से बहुत ज्यादा हाई रिटर्न्स अचीव किया, यानी हायर आरओसीई। पीडीलाइट का ब्रांड कस्टमर तक आसानी से पहुंच पा रहा था, किराने दुकान से, हार्डवेयर स्टोर से, पेंट शॉप से, मॉडर्न रिटेल आउटलेट्स, ई कॉमर्स, पान वाला एंड स्टेशनरी शॉप्स में हर जगह इनका प्रोडक्ट अवेलेबल था। 2006 में पीडीलाइट ने सोचा कि अब इंडिया के बाहर का मार्केट में घुसते हैं। इन्होंने 685 करोड़ इन्वेस्ट किया ब्राजील एंड मिडिल ईस्ट एंड यूएस में, साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी लगाया फ्रांस में। और इन सब इन्वेस्टमेंट में पीडीलाइट को बहुत लॉस हुआ। तब उन्होंने फिर से डोमेस्टिक मार्केट में फोकस करना शुरू किया, कई सारे इंडियन एडिसिव कंपनीज को एक्वायर करना शुरू किया। फाइनेंशियल ईयर 2014 से फाइनेंशियल ईयर 2019 के बीच 300 करोड़ डिप्लॉय किया था। तो पीडीलाइट हमें ये सिखाता है कि कैसे फोकस कैपिटल एलोकेशन से अपने कोर बिजनेस में इन्वेस्टर्स के लिए फायदेमंद होता है। अगर आपने 1 रुपए इन्वेस्ट किया होता टाटा स्टील में 31 दिसंबर 2000 में, तो 31 दिसंबर 2020 में वो आपके 1 रुपए 8.7 रुपीज बन गया होता। वही अगर आपने 1 रुपए इन्वेस्ट किया होता पीडीलाइट में 31 दिसंबर 2000 में, तो 31 दिसंबर 2020 में आपका 1 रुपए 142 रुपीज बन गया होता। वही सेंसेक्स में आपने अगर 1 रुपए इन्वेस्ट किया होता तो आपके पैसे सिर्फ 12 रुपए हुए होते। तो इस चैप्टर में हमने सीखा एक कंपनी कैसे अपने फ्री कैश फ्लो को यूज करती है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कंपनी की ग्रोथ का। नंबर 2, कितने पैसे कंपनी अपने कोर प्रोडक्ट्स एंड मार्केट के बाहर इन्वेस्ट कर रही है, ये इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं चैप्टर 6 में, व्हेन टू बाय। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आप सीखेंगे कि कब आपको किसी स्टॉक को खरीदना चाहिए। जैसे अगर आपने कुछ स्टॉक सिलेक्ट कर लिया है जिनके पास हाई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, जिनका हाई आरओसीई है कंपेयर टू कंपटीशन, जो अपने कैपिटल एलोकेशन को अच्छे से यूज कर रहे हैं, जो री इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस में फ्यूचर ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। अब क्वेश्चन यही है, इन कंपनीज के स्टॉक्स को खरीदे कब? क्या आपको तुरंत स्टॉक्स को खरीदना चाहिए, या आपको डिस्काउंट प्राइस का वेट करना चाहिए, या जब मार्केट थोड़ा गिरे तब खरीदना चाहिए? पीटर लिंच के द्वारा एक स्टडी किया गया था 1965 से 1995 के बीच। उसमें 3 सिनेरियोस में इन्वेस्ट किया गया था। नंबर 1, जब मार्केट अपने लोएस्ट पे थी। नंबर 2, जब मार्केट अपने हाईएस्ट पे थी। नंबर 3, हर साल के पहले दिन में चाहे मार्केट की प्राइस जो भी हो उस पर इन्वेस्ट करना। और इन तीनों का रिजल्ट बहुत ही सरप्राइज कर देगा आपको। अगर आपने हर बार जब मार्केट अपने लोएस्ट पे था तब पैसे इन्वेस्ट किए होते तो आपको ऑन एन एवरेज 11.7% का रिटर्न मिलता। अगर आपने मार्केट का हाईएस्ट पर अपने पैसे इन्वेस्ट किए होते तो 30 साल में ऑन एन एवरेज आपको 10.6% का रिटर्न मिलता। और अगर आपने हर साल के पहले दिन पर इन्वेस्ट किया होता तो आपको 11% का रिटर्न मिलता। तो इससे हमें यही पता लगता है कि आपने जो टाइम एंड एनर्जी लगाया है मार्केट के लोएस्ट दिन पर इन्वेस्टमेंट करने का, उससे आपको 0.7% का ही बेनिफिट हुआ है कंपेयर टू सिंपली अगर आपने हर साल के पहले दिन में इन्वेस्ट किया होता। कंसिस्टेंटली आप बेस्ट एंड वर्स्ट डेज मार्केट का पता नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक चीज जो हर एक इन्वेस्टर कर सकता है वो है सेम डेट पर इन्वेस्ट करना। अगर इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो इसमें भी सिमिलर ट्रेंड ही रहा है। अगर आपने जनवरी 1991 में सेंसेक्स में उनके लोएस्ट में इन्वेस्ट किया होता और हर साल लोएस्ट पर ही इन्वेस्ट करते तो दिसंबर 2020 तक आपको ऑन एन एवरेज 13.1% का रिटर्न मिलता। लेकिन अगर आपने हर साल के पहले दिन पर इन्वेस्ट किया होता तो आपको 12.1% का रिटर्न मिलता। तो इस चैप्टर से हमने यही सीखा है कि लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना सबसे बेस्ट
बेस्ट तरीका है अपने पैसों को ग्रो करने का। शॉर्ट टर्म में आपको भले ही दिखने को मिलता है कि मार्केट गिरने पर ज्यादा इन्वेस्ट करो तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन लॉन्ग रन में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है कंपेयर टू पहले दिन इन्वेस्ट करना। तो कंसिस्टेंसी के साथ हमें इन्वेस्टेड रहना है, यही है की टू सक्सेस इन स्टॉक मार्केट। अब आते हैं चैप्टर 7, प्रिपेयरिंग एन इन्वेस्टमेंट प्लान। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि अपने इन्वेस्टमेंट प्लान कैसे बनाना चाहिए। पार्ट 1 में हमने देविका पटेल एंड राजवीर भाटिया का केस स्टडी डिस्कस किया था। देविका पटेल का नेटवर्थ है 9 करोड़ का, जिसमें 2 लग्जरी फ्लैट 6 करोड़ का, फिजिकल गोल्ड है 2 करोड़ का, एफडी है 1 करोड़ का। देविका को आने वाले 10 साल में 20 करोड़ रुपए चाहिए, यानी हर साल ऑन एन एवरेज उनको अपने इन्वेस्टमेंट पर 9% का रिटर्न्स अचीव करना होगा। देविका का जो इन्वेस्टमेंट प्लान है वो 2 तरीके का है। नंबर 1 रेनी डेज, नंबर 2 स्टॉक मार्केट। रेनी डेज बेसिकली प्रोटेक्शन इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि देविका एंड उनकी मम्मी को सिक्योरिटी चाहिए इन केस दोनों में से कोई बीमार पड़ जाए या देविका किसी कारण काम ना कर पाए, तो इसीलिए देविका को 4 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना है टैक्स फ्री गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, जहां से अप्रोक्सीमेटली 6% का रिटर्न मिलेगा। दूसरा है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है उन कंपनीज पर जिसके बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। जैसे उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना है जिनके पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, जिनके पास हायर ROC है कंपेयर टू कंपटीशन, जो कंपनीज कैपिटल एलोकेशन अच्छे से कर रही है, और आखिरी जिनका री इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छा है। अब आते हैं राजवीर भाटिया पे, जो IIM से ग्रेजुएट हुए हैं। उन्होंने अपने सारे पैसे मोस्टली स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट किया था, जिससे उनको बहुत लॉस हुआ था। इनका टोटल नेटवर्थ है 5 करोड़ का, जिसमें 3 करोड़ इन्वेस्टेड है स्मॉल कैप कंपनीज में एंड 2 करोड़ का FD है अपने पेरेंट्स के नाम पर। राजवीर भाटिया का 2 गोल है। नंबर 1 गोवा में अपना खुद का विला बनाना, दूसरा अपने पेरेंट्स के लिए रिटायरमेंट फंड्स को एक्वायर करना, जिससे उनके पेरेंट्स आराम से रह सके। क्योंकि राजवीर अभी सिर्फ 30 साल के हैं और उनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी काफी हाई है, तो उनका इन्वेस्टमेंट प्लान अलग होगा देविका से, लेकिन अपने पेरेंट्स के लिए वो चाहते हैं कि नेक्स्ट 15 ईयर्स तक कंटिन्यूअस पैसे आने चाहिए। नंबर 1 पहला बकेट होगा सेफ्टी का, जिसमें 2.5 करोड़ उनको इन्वेस्ट करना है लॉन्ग डेटेड गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे एंड 2 करोड़ का उनको लीडिंग प्राइवेट बैंक में FD कराना है। ऐसा करने से एनुअली वो 25 लाख रुपए कमा सकते हैं अपने पेरेंट्स के लिए। दूसरा बकेट है खुद के लिए, जिसमें बचे हुए पैसे यानी 50 लाख रुपीस राजवीर को बेस्ट स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिनका क्लीन अकाउंट्स हो, कैपिटल एलोकेशन भी बढ़िया हो, जिनके पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो। तो इन्वेस्टमेंट प्लान में हमेशा आपको नंबर 1 सेफ्टी पर फोकस करना चाहिए, जिसे ऑथर कहते हैं रेनी डेज इन्वेस्टमेंट। दूसरा आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना होगा, चाहे वो स्मॉल कैप कंपनी हो या लार्ज कैप कंपनीज। तो इस पूरे डायमंड्स इन द डस्ट बुक सीरीज का कंक्लूजन यही है कि हम सभी को अगर बहुत पैसे कमाने हैं स्टॉक मार्केट से, तो बढ़िया कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहना होगा, जिनके पास क्लीन अकाउंट्स हो, जिनका अकाउंटिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, एफिशिएंट कैपिटल एलोकेशन हो, और फाइनली एंट्री बैरियर होना चाहिए कंपटीशन के लिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने बाकी पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन में लिंक मिल जाएगा, तो जरूर देखिए। वीडियो को लाइक करके आप मुझे और मेरे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने दोस्तों एंड परिवार के साथ इस पूरे सीरीज को जरूर शेयर करिए, जिससे वो कम टाइम में ज्यादा नॉलेज गेन कर सके। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग।